भी ऐसा कोई भी हम इंडिविजुअल कोई भी टीचर को नहीं कह सकते सर कि मतलब ये इनसे हमें जो है रिवीजन के लिए सबसे पहले तो केवल नोट्स पेपर गया था, कहीं पे और नहीं गया था सर। यहाँ एक्सीलेंट का चैनल सर परख होता है, तो उसमें सर टेस्ट कराते थे, बस वही सर सफिशिएंट है। क्योंकि एक्सीलेंट का सर जो नोट्स है सर, वो आज तक मैं सर 2 बार एसएससी का एग्जाम दिया, एक डीडीए का एग्जाम दिया सर, और एक झारखंड का। तो उसमें क्या हुआ था सर, कभी भी कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला कि नोट से बाहर का आ गया है। तो अगर मुझे टाइम कम मिल रहा है तो मैं क्वेश्चन से रिविजन करता था, अगर टाइम मिल रहा है तो मैं नोट से रिविजन करता था। तो दोनों लोग आपस में इसे चर्चा करते चले जाते थे, जो आज लिखे हैं हम वो एक बार देख लेते थे। सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होता है वो आपकी फैमिली होती है। एसएससी 2024 में इस बार एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग में 75 से ज़्यादा बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। उसमें से एक हमारे पास आज है दीपांशु सिंह, जिनका सफल हुए हैं CWC डिपार्टमेंट में। सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दीपांशु, आपने जो सफलता प्राप्त की है और आप डिप्लोमा सिविल से कंप्लीट किए हो, तो सबसे पहले आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आपका जो एकेडमिक है, आपने कहाँ के रहने वाले हो, किस जिले से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आपके गांव का नाम क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है और आपने डिप्लोमा कहाँ से किया, इसके बारे में बताइए। जी सर, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीपांशु सिंह है। मैंने डिप्लोमा अपने होम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सरवण क्षेत्र अम्बेडकर नगर से किया हुआ है और मैं 2022 का पास आउट हूँ। मैंने अपने एकेडमिक पढ़ाई हाई स्कूल भी अपने गांव के एक कॉलेज से की हुई है। तो हाई स्कूल करने के बाद आपने डिप्लोमा के बारे में कौन बताया कि आपको डिप्लोमा सिविल से करना चाहिए, इसके बारे में किसने बताया? मेरे एक कजन है, भैया है, उन्होंने डिप्लोमा किया था, तो उनका बाद में जब सिलेक्शन हो गया ALP के पोस्ट पे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? डिप्लोमा मैंने होम डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैचपुर बेटी सरवण क्षेत्र अम्बेडकर नगर, वहीं से डिप्लोमा किया। 2019 बैच में मैंने 2019 में मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा का। अपने परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन लोग और क्या? सर पिताजी हैं मेरे, पिताजी जो है वो सूरत में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, एक कपड़ा फैक्ट्री है उसमें मैकेनिक का काम करते हैं। फिर माताजी हैं वो होम हाउसवाइफ हैं। मेरे एक बड़ी दीदी हैं जिनकी शादी हो गई है। मेरे एक बड़े भाई हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और मैं हूँ। हम 5 लोग हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको लग रहा होगा कि दीपांशु एक स्टूडेंट्स के साथ साथ एक किसान भी है, तो इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि एक किसान ने जेईई का एग्ज़ाम निकालना है। दीपांशु के पिताजी प्राइवेट नौकरी के लिए शुरू से ही वो रहते हैं गुजरात में। इसी कारण दीपांशु पढ़ने के साथ साथ अपने घर की खेती का भी काम देखता है। और इसके बारे में आप बताइए लोगों को कि आप कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई के साथ खेती? सर जब बुआई के टाइम हुआ या कटाई का टाइम हुआ तो उस टाइम घर पे जाता हूँ सर, या फिर सिंचाई वगैरह हुआ, जब भी जो मेन काम होता है जिसके लिए हमें वहाँ पे जाना जरूरी है सर, उसके लिए जाता था सर। और बाकी तो गांव का कांटेक्ट था, जो काम मतलब जो काटने वाले थे, मशीन वाले, हार्वेस्टिंग वाले जो सब थे, उन सबका कॉन्टैक्ट नंबर रहता था, तो सर उनसे मैं पूछ लिया करता था पहले। खेत में बुआई कर दिया आपने, देख रेख कैसे होता था फिर? देख रेख सर, जो खेत था वो घर के सामने ही था, तो घर वाले भी थोड़ी देख रेख कर लेते थे। आप जो आप खेत में खेती कराते हो घर के सामने? हाँ सर, घर कितना है वो जमीन? वो लगभग 2.5 बीघे के आसपास। तो 2.5 घर के लोग देख लेते हैं ना? जी सर। और घर में कौन कौन है? घर में माता जी हैं केवल, अभी वही हैं जो घर पे रहते हैं। घर पे रहती हैं। भाई कहाँ रहते हैं आपके? भाई मेरे गोरखपुर रहते हैं अपने। अच्छा, आप खेत में जाके बुआई करते हो? जी। लेकिन आप जब इलाहाबाद जाके पढ़ते होगे बुआई करने के बाद, तो रोज खेत तो जाते होगे, दिमाग तो रहता होगा वहाँ पे? हाँ सर, वो तो दिमाग रहता है, एक प्रेशर रहता है कि हमें बात करना है कि हाँ कैसे क्या होगा, आगे का क्या होगा, कि कब हमें आना है, कब पानी की ज़रूरत है, कब उसमें दवा डलवाना है। मान लीजिए दवा डालने तो हम नहीं जाते हैं, फिर भी वो एक रहता है कि दुकानदार के पास कॉल करके कि अब दवा डलवाइए, वो भी तुरंत तो डलवाते नहीं, बार बार करना पड़ता है उनसे कि देख लीजिएगा थोड़ा। क्या क्या बोलते हो खेत में? जनरली तो सर वही जो मेन होता है धान और गेहूँ। हाँ, और फिर मतलब साल में 2 क्रॉप होते हो? जी सर, 2 क्रॉप। घर के सामने का खेत है तो थोड़ा बहुत वैसे ही सब्जी वगैरह जो अपने खुद के खाने के लिए, जनरली अपने खुद के खाने के लिए बस वही हो जाता है। खेत में काम करके कैसा अनुभव होता है सर? अच्छा लगता है, वही तो बेस है हमारा, वही आधार है सर। तो इस बारे में तो क्लास भी आपको डिस्टर्ब होता होगा कभी कभी? हाँ सर। हाउ टू मैनेज क्लासरूम भी आप कर रहे होगे, ऑफिस के स्टूडेंट्स हो आप, और फिर आपको समय समय पे 2 महीने 3 महीने खेत के लिए जाना है। जी सर।
तो कितना कैसे मैनेज करते थे? सर ये होता था कि सैटरडे मतलब ज़्यादातर काम जो है मैं अपने संडे को रखता था। तो संडे को क्योंकि यहाँ पे कॉलेज जो है वो मतलब कोचिंग जो है वो बंद रहती थी, तो सैटरडे को शाम के 6 बजे ट्रेन जाती है मेरी अयोध्या, तो वो पकड़ के सुबह तक जो है वो घर पे पहुँच जाता था। तो उसके बाद सर सुबह जो एक दिन का काम रहता था वो करके लगभग निपटा के अगले दिन जो है चलाता था, क्योंकि अगले दिन मेरे यहाँ से बस भी आती है, तो वो डायरेक्ट इलाहाबाद ला के छोड़ती थी 11 बजे, और जनरली मेरी क्लास जो होती थी वो 2 बजे के आसपास चलती थी सर। इन सब बच्चों के लिए ये प्रेरणा की बात है जो कि घर से दूर होकर केवल पढ़ने के लिए इलाहाबाद में आते हैं, और तमाम टाइम मैनेजमेंट को लेकर उनकी शिकायतें होती हैं कि टाइम मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके साथ एग्जाम्पल है कि जो ये व्यक्ति अपने खेत का भी काम कर रहा है और कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे संडे को जा रहे हो आप। कंप्लेनिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस बात का जिक्र किया जिनको टाइम मैनेजमेंट का ओनर होते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप एक व्यक्ति जो अपना खेती किसानी करते हुए अपनी पढ़ाई को भी किया। और देखो ये इन्होंने बोला कि सर जाते हैं बोलते, लेकिन जो आदमी खेत में मेहनत करता है उसका उस पर ध्यान लगा रहता होगा, कहीं ना कहीं इनका एक हमेशा एक ध्यान उस खेत पे रहता होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद भी मुझे लगता है वो मिट्टी की ताकत ही कहीं ना कहीं CWC में भेज दिया आपको लगता है उससे कुछ मोटिवेशन मिला? जी बिल्कुल सर, नहर वहर सब एकदम नहर वहर से सिंचाई होती थी, तो सर वो समझ लीजिए कि मिट्टी वहाँ पे भेजी CWC भेजा। तो ये बताइए कि आपका जब सफलता प्राप्त किया सबसे पहले किसको सूचित किया? सर सबसे पहले पिताजी को किया, क्योंकि क्या रिएक्शन था उनका? अरे सर वो तो पहले बोले कि सच बताओ, बोले सच बताओ हो गया, तो मैं बोला हाँ पिता हो गया। तो बोले कि अभी क्या, अभी और भी काम है, बस ऐसे ही रिजल्ट आया। फाइनल हाँ, तो मैं बोला कि लगभग हो गया, क्योंकि केवल DP 1 by 1 का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि फाइनल मेरिट वगैरह सब बन गया है। तो फिर क्या उनका क्या प्लान है? पूरा क्या करे बेटा, तो मतलब पूरा दुख दूर कर दिए। दुख दूर कर दिया। हाँ, इस बात है कि अब घर से परिवार से दूर रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट नौकरी के लिए एक गुजरात में रहते हैं। कब से गुजरात में नौकरी कर रहे हैं? सर मेरे पैदा होने से शायद, मेरे बॉर्न होने से पहले ही शायद, मतलब 20-25 और साल हो गया। 25 पिताजी को बुला लोगे अब? हाँ सर, तो वो आएंगे सर। अभी इस दिन का होने का मतलब बहुत दिनों से इंतजार था। वो भैया से भी एक्सेप्ट करते थे कि यार जल्द से जल्द हो हम घर आएंगे, क्योंकि उनका उम्र जो है सर लगभग 55+, अभी 55+ हो चुका है उनका उम्र। तो वो ये बोल रहे थे कि अब नहीं हो रहा, क्योंकि मैकेनिक का काम है, हथौड़ा चलाना, रिंग चलाना रहता था। तो वो बोलते थे कि नहीं अब जो है अब जल्दी करो, मुझे घर आना है, अब यहाँ नहीं, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि अभी हो नहीं रहा हमसे। और वैसे सर क्योंकि भैया भी थे, दीदी की शादी भी हुई थी, तो सब मैनेज करने के लिए उनको सर लगभग हमें लग रहा है 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में वो मैकेनिक का काम करते थे, शाम में फिर जो सर वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। अच्छा, ये रात को गार्ड का काम करते थे, तो उसी बीच में अपना टाइम निकाल के सोते होते जो भी करते थे सर। और दिन में जो है वो मैकेनिक का, इसके बाद रात वाली ड्यूटी जो है वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड की करते थे। तो इसकी वजह से सर और दिक्कत होता था, क्योंकि अब सब मैनेज करना रहता था सर। आपके घर की परिस्थिति और स्थिति से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। और आपके पिताजी ने जो उनके अंदर में जो एक कर्म को लेकर जो उनके अंदर परिवार के लिए जो क्या बोलते हैं, परिवार को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे सके, 2 बच्चों को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, बड़ी बहन है आपकी, जी उनकी शादी भी हो चुकी है। जी हो गई। तो अब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो पिताजी को अब आगे सेवा किएगा। वो आएगा सेवा होता। तो कहीं ना कहीं ये पिताजी का जो संघर्ष है ये कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन सा है। जी सर, यही सबसे ज़्यादा कि हमें जल्द से जल्द करना है वो अलग बात, लेकिन सर जल्द से जल्द करना है। तो आपने एक्सीडेंट में कोचिंग कब किया? मैं सर 2022 में, मैंने सर 2022 में डिप्लोमा पास हुआ सर। उसके बाद जून में यहाँ पे जून या जुलाई में सर जो बैच चालू हुए थे, तो उसी टाइम में आके लिया था, बैच नंबर 3 में मेरा तो एडमिशन हुआ था। कैसा रहा एक्सीडेंट के साथ? सर सबसे बढ़िया था। मैं एक ही बार पहले ही दिन आया सर, उसके बाद डेमो हुआ था, शशि सर थे और नवीन सर थे, तो 1-1 घंटे का डेमो चला था, उसी दिन मैंने एडमिशन 2 घंटे पढ़ के आपने एडमिशन ले लिया? हाँ सर, ले लिया कि मतलब ये बेस्ट है सर। क्या अच्छा लग गया 2 घंटे में? सर बहुत, क्योंकि वो शशि सर थे, उनका तो मतलब एक होता है कि टेक्निकल के लड़के जो है वो GA से दूर भागते हैं, पर वो सर जिस तरीके से पढ़ाए थे कि मतलब धुआं कर देंगे, तो उससे लगा कि नहीं ये सही है सर। उसके बाद नवीन सर भी सर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया? वो सर सर्वे पढ़ाया था उन्होंने। तो आपको 2 घंटे क्लास में मजा आ गया? हाँ ठीक है, पूरा ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोचिंग डेमो के लिए अपना बेस्ट फैकल्टी उतार देता है, होता है ना कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट डाल दिए, तो आपको ऐसा लगा कि 2 घंटे में आपने जो महसूस किया पूरे साल आपको मिला वो चीज़? जी सर, ये तो है, पूरे साल कोई भी मतलब कोई भी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल कोई भी टीचर को नहीं कह सकते सर कि मतलब ये इनसे हमें मतलब थोड़ा कम आउटपुट मिला सर, कम बेहतरीन आउटपुट मिला सर। सब मतलब सब अपने अपने फील्ड में एक से बढ़ गए थे। जो आपने सुना था एक्सीडेंट के बारे में,
वो आपको दिखा यहाँ पे? जी सर। आप संतुष्ट थे पूरी तैयारी से? जी सर। अच्छा। क्योंकि सर कोचिंग के बाद ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मतलब अक्टूबर लास्ट तक कोचिंग चला था, उसके बाद वही 30 उसके आसपास 30 अक्टूबर के आसपास सर 2023 का SSC का प्री था सर, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था सर। तो फिर क्योंकि कोचिंग के बाद कोचिंग के टाइम में वही सब जो सर बताए थे सर, बस वही उतना किया था सर, कोई मतलब सिंगल पीस कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था सर। SSC जी 2024 के प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस के लिए आपने कोचिंग कहाँ किया था? यहीं पे एक्सीलेंट पे। हमारा 2 मोड था, एक ऑफलाइन भी था ऑनलाइन भी था, आपने कौन ज्वाइन किया? मैंने सर ऑनलाइन किया था। तो इन्होंने ये हम दीपांशु हमारे रेगुलर बैच में एक स्टूडेंट रहे और उन्होंने और लेकिन जब प्री निकाला तो मेंस उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। क्या अंतर लगा आपको? क्योंकि आप हमारे एक्सीलेंट के ऑनलाइन भी देखे हो ऑफलाइन भी देखे हो, तो आपको ऐसा कुछ लगा इंटरेक्शन करने में या कोई समस्या आई आपको? नहीं सर कुछ नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सबसे परिचित थे, फेमिलियर थे सर, और लगभग हर टीचर ने जो है वो 2 महीने 3 महीने पढ़ाया था सर मिनिमम क्लास, तो सर कोई कुछ अंतर नहीं लगा था सर। सब मतलब जो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ था वो मेरी गलती की वजह से हुआ था, बाकी नहीं। मेंस की जो क्लास है जिसको कितना बेनिफिट मिला वो एग्जाम में? सर पूरा मिला था सर मेंस का, क्योंकि वही था सोम वगैरह सर थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में वीक था सर, लेकिन मेंस की क्लास की वजह से सर मतलब जान लीजिए कि बहुत बेनिफिट मिला था सर। उसका हम टेस्ट कराया था, टेस्ट दिए थे? हाँ सर मैंने टेस्ट दिया था, मैंने प्री के टाइम पे भी टेस्ट जो हुए थे 2-3 जितने टेस्ट हुए थे सर। कितने मार्क्स आए टेस्ट में आपके? हाँ मार्क्स सर एवरेज मार्क्स 5 टेस्ट हुए थे, एवरेज क्या मार्क्स रहा आपका? सर टेस्ट में तो मार्क्स कम रहते थे सर। कितने फिर भी? वही 2 मेंस में तो 200 के आसपास रहते थे। 300 में? हाँ 300 में 200 के आसपास रहते थे, और जब प्री का होता था तो वही 105-110 का। आपके SSC के 2024 के प्री में कितने मार्क्स थे? मेंस का मार्क्स अभी नहीं आया ना? प्री में कितने नंबर थे? प्री में सर मेरे रॉ मार्क्स जो थे वो 131-132 के आसपास था, फिर वो बढ़ने के बाद मतलब नॉर्मलाइज होके 134-135 के आसपास हुआ था। जो स्टूडेंट्स हमारी तैयारी कर रहे हैं अभी, जो कोचिंग कर रहे हैं या इस बार एग्ज़ाम दिए असफल हो गए हैं, तो आप देखो आप रेगुलर बैच के बाद तुरंत प्री दिए, निकाल लिए और तुरंत मेंस दिए, तो आपने क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया वो आप हमारे बच्चों से शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है तैयारी करें? क्लासरूम तो हो गया, क्लासरूम जो पढ़ा दिया आपको, नोट्स दे दिया, उसके बाद आप रिवाइज कैसे करते थे, प्रैक्टिस कहाँ से करते थे, टेस्ट कैसे देते थे, इसके बारे में बताइए। मैं सर जो है रिवीजन के लिए सबसे पहले तो केवल नोट्स पेपर गया था, कहीं पे और नहीं गया था सर, कुछ भी नहीं है। और एक्सीलेंट की बुक थी, मैंने प्री के टाइम पे लगा दिया था, और जो बुक है की ऑब्जेक्टिव ठीक हाँ सर, वो जो है मैंने जब कोचिंग टाइम पे थे सर, जब कोचिंग चल रहा था सर, तो सर लोग बताए थे कि कुछ करो या मत करो, पर एटलीस्ट इतना करो कि जो तुम क्लास कर रहे हो उसके बाद जो उसमें कराया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो सर। तो वो उसी टाइम पे मैं कर लिया था सर, तो उससे आसानी हुई थी बाद में। तो क्वेश्चन वगैरह करने में बाद में जब तैयारी वगैरह में बाद में जो है रिवीजन वगैरह में क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आता था कि यार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो जो है मैंने वो तुरंत मतलब उसी टाइम पे कर लिया था सर। क्योंकि जब कोचिंग कराते थे, कोचिंग से जैसे आज मैं पढ़ के गया, क्लासरूम करते थे, रिवाइज करते थे, और जो चैप्टर पढ़ाया गया उस समय आप बुक से क्वेश्चंस कर लेते थे। उससे आपको आइडिया मिल जाता था कि जो टॉपिक आप पढ़े हो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो सवाल होते होंगे, ये भी समझ आता होगा कितना समझ आया, और ये भी समझ आ जाता होगा कि आपको कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहाँ पे क्या मेरी वीकनेस हो रही है। ये एक स्टडी था कि आप डेली आप टॉपिक वाइज पढ़ते थे और सवाल करते थे। अच्छा एक और बात, और बच्चों को क्या समस्या आती है ना कि जैसे सब्जेक्ट जैसे 2 ट्रेंड में चल रहा है, एक नॉन टेक चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, डेली बच्चा जाता है घर पे उसको रिवाइज करता है, सवाल करता है, लेकिन जब उसके 5-6 सेट हो जाते हैं तो उसके पीछे तो उसको रिवाइज कैसे करते थे सर? वो उसके लिए अलग से टाइम निकालता था कि एटलीस्ट जो हम जितना पढ़ रहे हैं जो पहले का सेट है, हाँ मान लीजिए अगर हम आज हमें 4 घंटे मिल रहे हैं या 5 घंटे कोचिंग, क्योंकि कोचिंग भी होता था बढ़िया से, उसके बाद जो 4 घंटे 5 घंटे अगर मिल रहे हैं तो उसमें ये निकालते थे कि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे जो है मतलब जो टाइम में पढ़ रहा था उसमें 30 से 30% जो है मतलब 30 से 40% टाइम निकालता था कि नहीं मुझे वो पुराने वाले देखने हैं। मतलब आप साथ साथ पैरेलली जो सेट चल रहा है उसको रिवाइज करते थे जी, उसके क्वेश्चंस करते थे जी, और उसके अलावा कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे निकालते थे जो कि पहले के सेट आप पढ़ते थे, और उस सेट्स को केवल आपने नोट्स को पढ़ना होता था, यानी आप कहीं ना कहीं आप एक गैप नहीं देते थे। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है रिविजन। आप जो भी सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहे हो उसका 30% समय रिविजन देते थे। अक्सर हम क्या करते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसे फोकस ज़्यादा करते हैं, पहले चीज़ छोड़ते चले जाते हैं। यही कारण है कि फिर जब आपका पूरा एक बार में आप पीछे का देखते नहीं हो तो एक बढ़ ना जाता है। तो इनका स्ट्रेटजी क्या था, क्लासरूम डेली का पढ़ना, उसका चैप्टर वाइज सवाल करना और पीछे का एक सब्जेक्ट हमेशा रिवाइज करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज को लेकर क्या कहना है सर? टेस्ट मतलब ये पर यहाँ एक्सीलेंट का चैनल सर परख होता है, तो उसमें सर टेस्ट कराते थे।
तो वो सफिशिएंट था सर। मतलब क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन रीड करके तुरंत क्लिक करके उसका आंसर करने जो के भी लिए। स्टूडेंट से बहुत लोगों को बता दें कि आपको एक्सीलेंट का ही एक विंग है जो कि क्विज और टेस्ट कराता रहता है और सब्जेक्ट्स वाइज हमेशा हर 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 हफ्ते होता रहता है, डेली होता है ठीक सर। है ना। इतने आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको पूरा याद हो जाएंगे चीज़ें सारी कंटेंट आपको याद हो जाएगा। तो आप जो भी कोचिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटे कितने की चलता है कि 40-45 मिनट 40-50 मिनट जो भी आधे घंटे बच्चे जुड़े हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप परख से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों को? आपका मेन एक पॉइंट बोला जाए कि हमें फोकस, आप जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्या सजेशन होगा उनके लिए? आप अपने अनुभव से बताइए। सर मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं सर। जो जो चीज़ें कोचिंग में बताई गई, जो जो सर टीचर बोल रहे हैं, बस वही सर सफिशिएंट है। क्योंकि एक्सीलेंट का सर जो नोट्स है सर, वो आज तक मैं सर 2 बार एसएससी का एग्जाम दिया, एक डीडीए का एग्जाम दिया सर, और एक झारखंड का दिया था देने सर। तो उसमें क्या हुआ था सर, कभी भी कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला कि नोट्स से बाहर का आ गया है। वो अलग बात है कि मुझे ना आया हो या रिकॉल ना हुआ सर, लेकिन नोट्स के बाहर का कुछ नहीं सर। और मैं जब रिवीजन करता था सर तो नोट्स से करता था। अभी जो ये है क्या, जब जैसे आपने बोला कि जो है प्रीवियस मतलब पहले के सब्जेक्ट कैसे रिवीजन करते थे, तो अगर मुझे टाइम कम मिल रहा है तो मैं क्वेश्चन से रिवीजन करता था। क्योंकि एक क्वेश्चन लगाने के बाद जो है वो आपको आप अगर किसी चैप्टर का 10 से 15 क्वेश्चन लगा लिए तो समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाता था। तो टाइम भी कम लगता था और रिवीजन भी हो जाता था सर। अगर टाइम मिल रहा है तो मैं नोट से रिवीजन करता था सर। अच्छा, आप ऑफलाइन यहाँ आप रहते थे, अकेले रहते थे यहाँ पे? नहीं सर, पार्टनर थे मेरे। रूम पार्टनर था। तो आप कैसे आपका मतलब कोचिंग कहाँ रहते थे? कोचिंग से कितना दूर आना? अभी बच्चे बहुत बाहर से आगे रहते हैं, ठीक है ना। वो एक उनका भी होता है कि आपको, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हो तो आपको रहना खाना ये सब मैनेज करना होता है। कोई घर से कोचिंग आते हो उसको मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट को बड़ा समस्या होती है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते थे, आप कैसे आते थे, आप खाना कैसे खाते थे, यही बताइए। सर मैं जो है यहाँ जो ये सेंटर है यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है जहाँ पे रूम है मेरा, बड़ी बगिया था। तो सर पहले स्टार्टिंग में तो पैदल आता था, फिर बाद में साइकिल, हाँ फिर बाद में जो है साइकिल लिया था सर। तो साइकिल से बाद में आने लगा था सर। तो सुबह उठने के बाद सर कोचिंग जो मेरी थी, क्लासेस जो होती थी सर, वो लगभग 2 बजे के आसपास मतलब सेकेंड मीटिंग में ही होती थी सर। तो सुबह उठने के बाद जो है सर फ्रेश वगैरह होके और नहा स्नान करके सर उसके बाद सर रिवीजन करते थे। और फिर यहाँ से मॉर्निंग का टाइम होगा रिवीजन होता था। हाँ सर, इसके बाद हाँ रिवीजन होता था सर, जो पिछले दिन का हुआ था और जो पहले का हुआ था। उसके बाद जब यहाँ से जाते थे सर तो फिर वो एक मतलब था कि दिमाग में जैसे होता नहीं कि सर कि वो याद करते जाते थे कि क्या बोले थे, मतलब ऐसे जनरली कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो क्लासरूम में हुआ था तो जाते टाइम ही थोड़ा ऐसे रिकॉल होता था। क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो भी, जो मेरे पार्टनर थे वो भी सेम तैयारी के थे, तो दोनों लोग आपस में इसे चर्चा करते चले जाते थे सर। क्योंकि पैदल जाते थे तब तो उतना 20 मिनट 25 मिनट का टाइम लगता था। उसके बाद सर खाना वाना बना के, खाना खुद से बनाते थे? खुद से खाना बनाते थे। खाना वाना बना के सर फिर एक बार लेटते टाइम सर वो ऊपर मतलब जो आज लिखे हैं हम वो एक बार देख लेते थे सर। तो उससे क्या रहता था, फिर कल देखते थे तो सर टाइम कम लगता था। क्योंकि अभी हमने क्लासरूम में पढ़ा था, फिर जाके घर पे एक बार हल्की नज़र से देख लेंगे सर, तो फिर अगले दिन उसको फिर से समझने में टाइम कम लगता था। मतलब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जी सर। आपको डेली जीना पड़ता है, तो ये सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपको आप रोज़ एक पैटर्न को फॉलो करते हो और उसके साथ डेली जीते हो। बोलते हैं कि एक हर दिन जीतोगे तब एक दिन जीत मिलता है, ऐसा ही एक दिन में जीत नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहे हैं, फोकस्ड है कि भाई ये पढ़ना ही है, वही जो नोट्स उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और खुद से खाना बनाना, अकेले रहना, आप अच्छी खासी दूरी पे रहना 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर में। तो कहने का मतलब है कि जब आप फोकस्ड हो और आप समझते हो कि आपके परिवार की स्थिति कैसी है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपका पर्पस क्लियर है, तो आप टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इशूज नहीं बन सकता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो सब फैमिली का ही होता है कि हमें मतलब आदमी होता नहीं कि लोग बोलते हैं मोटिवेशन, तो सर हमें आपने ही सर क्लासरूम में बोला था कि सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होता है वो आपकी फैमिली होती है, कि आपके घर की स्थिति कैसी है, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर वो आपको नहीं मोटिवेट कर रहा तो फिर क्या मतलब है। तो सर वही था कि मतलब लेना तो है ही, मान लीजिए मिल तो ही जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द जॉब लेना है सर, जल्द से जल्द सेटल होना है सर, क्योंकि फैमिली की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी सर। चलिए बढ़िया, आपने उस परिवार के उस समस्या को महसूस किया और आपने सही में आपने जीवन को बहुत एक संयमित होकर और बहुत डिसिप्लिन तरीके से जिया। और पिताजी के दूर होने के, घर से दूर रहने के कारण भी आपने पूरे घर परिवार को भी संभाल कर रखा। तो वाकई ये हमारे बच्चों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगा कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और सारी जिम्मेवारियों का भी बहुत अच्छे तरह से निर्वाह कर सकते हैं। और भगवान आपको और अच्छा शक्ति दे कि आप जीवन में बेहतर करें
और अपने परिवार। और देखो इन लोग ऐसे बच्चों की जब सफलता प्राप्त होती है तो ये एक बच्चा सफल नहीं होता है, पूरा परिवार का अपलिफ्टमेंट होता है। तो आपके परिवार में वो खुशहाली आएगी और आप अपने परिवार के लिए और बेहतर कर सकोगे जॉब करने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान इतनी शक्ति दे कि आप समाज के लिए बहुत बेहतर काम करो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, सब आपका आशीर्वाद सर।